हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। दिस इज सी एच इनमय पाठक एंड जैसे कि हमने शुरू किया है सिंस 27 फरवरी दिस डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम ये कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि यू एज अ स्टूडेंट फील कॉन्फिडेंट। डेली हम चार आंसर्स लिख रहे हैं। स्टार्टिंग में हम थ्योरेटिकल से चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर रहे हैं, धीरे धीरे केस स्टडीज की तरफ चलेंगे, यूनिट वाइज चलेंगे। तो इस सारी प्रोसेस में ना एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि लॉ को डील करने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ना एक बार इस सब्जेक्ट में, तो विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट आप लोग इसको आराम से हैंडल कर लोगे। एंड आज 28 फरवरी है एंड वी आर अगेन बैक विद दिस सेम सेशन। चार क्वेश्चन से अगेन एज पर द स्केड्यूल जो मैंने आपको फर्स्ट डे पे दिखाया था कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दो क्वेश्चन है एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 के दो क्वेश्चन है। क्योंकि ये दोनों थ्योरेटिकल है, यूनिट 1 ऑफ आईसीए एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बन के आ रहे हैं। तो आज के जो चार क्वेश्चन हमारे सामने हमको दिखते हैं वो ये है। पहला, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ जो होता है, दो तरीके के लॉ होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ और एक होता है सिविल लॉ। जब मर्डर, किडनैप या फिर जो बेकार चीजें होती है, रेप और ये सब जो एकदम वाहियात चीजें होती है, बेकार चीजें होती है जो नहीं होनी चाहिए, इनके लिए क्रिमिनल लॉ होता है। लेकिन मैंने आपने और हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मान लो कि पहले मुझे लगा था कि मेरे से होगा लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, या फिर मैंने आपको ऑयल सप्लाई किया लेकिन ऑयल का क्वालिटी रास्ते में खराब हो गया। मैंने नहीं किया कुछ, मैंने एकदम ऑनेस्टली काम किया लेकिन रास्ते में कुछ खराबी हो गई। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कवर्ड अंडर सिविल लॉ। ओके, सिविल थिंग्स में ये सब आता है। तो अभी इशू ऐसा है, ये सब ओवरऑल प्रोसेस जो चल रही है उसमें इशू ऐसा है कि सिविल लॉ सिर्फ पार्लियामेंट नहीं बनाता। मतलब जब हमने फर्स्ट सेशन में देखा कि लॉ कैसे बनता है तो उसका एक प्रोसेस हमने देखा कि एक मेंबर होता है पार्लियामेंट का, वो बिल लेके आता है, वो सब होता है। तो कोई भी लॉ सिर्फ पार्लियामेंट नहीं बनाता, उसके सोर्सेस अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो हमारे दोनों के बीच में, हम मेरे और आपके बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, हम कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया जो इतना नया है, जो उस लॉज में लिखा नहीं है लेकिन नया डिसीजन है, रिलेटेड है, इंसिडेंटल है, लेकिन लिखा नहीं है स्पेसिफिकली। जैसे मैं आपको केस बताऊं तो ये लिखा है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स में। एग्जांपल दे रहा हूं कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन अभी राइस, एग्जांपल दे रहा हूँ, राइस एग्रीकल्चर में आता है क्या? क्योंकि राइस नहीं आता जमीन से, पैडी आता है, गेहूं वो रहता है ना घास जैसा आता है, ब्राउन कलर का पैडी कहते हैं उसको। उसमें से व्हीट या राइस जो भी हम बना रहे हो निकलते आता है। तो आइडियली राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है कि नहीं है, ये लॉ में नहीं लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्योंकि उसको प्रोसेस करने के बाद वो निकलता है। पैडी जो उगता है खेती में, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। लेकिन उस पैडी को आप लेके जाओगे फैक्ट्री के यहाँ पे एंड उसमें से राइस निकालोगे, दैट इज राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो ये भी एक सोर्स हो गया लॉ का। तो लॉ में नहीं लिखा है कि राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, हाई कोर्ट ने बोल दिया। तो ऐसे कौन से सोर्सेस, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविल लॉ। पहले तो सिविल लॉ आता कहाँ कहाँ से है वो पूछा है, दूसरा पूछ रहे टाइप्स बताओ। तो हम देखने वाले हैं दो टाइप के होते हैं, एक सब्सटेंटिव होता है और दूसरा होता है। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 1 से क्वेश्चन आता है, सर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। अब आप सोचो, एलिमेंट्स वो चीजें हैं, जैसे मान लो कि आपका खाना है और उसमें से अगर मैं नमक निकाल लूं, सॉल्ट, तो खाना कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। सेम वे, अगर वो डिश एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से अगर मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें निकाल लेता हूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ही नहीं। इसलिए उसको एसेंशियल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। एंड लास्टली, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए वॉइड एंड वॉइडेबल। देख लेंगे सबको, हर एक को देख लेंगे। तो
Let's start with the first question, that what are the sources of civil law. तो शुरू करते हैं. हमारा है क्वेश्चन 5 एंड हमारी जो डेट है इट इज 28 फरवरी 25. क्वेश्चन 5 हमारा है, सर सिविल लॉ के सोर्सेस क्या क्या. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कहाँ से वो एग्जीक्यूट कहाँ से आता है. तो एक एक करके शुरू करते हैं. तो हर कंट्री के हिसाब से सोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं, बट जनरली क्या होता है तो वो हम लिखेंगे. तो एक मैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट दूंगा, दैट द sources of civil law differ from country to country. However, generally they are as follows. जनरली क्या क्या होता है सर. तो जनरली में सबसे पहले आता है एक चीज, स्टैट्यूट्स. इसको करेंगे अंडरलाइन. सो स्टैट्यूट्स यानी क्या, वो कायदे कानून जो लेजिस्लेचर बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, उसको स्टैट्यूट्स कहते हैं. दीज आर द लॉज दैट आर, पार्लियामेंट बनाता है इसको, दैट आर passed by the legislature. ओके. सेकंड, दूसरा सोर्स होता है सर केस लॉज. मैंने बताया ना अभी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दे दिया जो लॉ में लिखा नहीं है, राइस वाला, तो ये केस लॉज होते हैं. तो ये कोर्ट के डिसीजंस होते हैं जो पहले तो एक समझ लीजिए हायरार्की वाइज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ बोला तो महाराष्ट्र में जितने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के नीचे के कोर्ट है सब पे ये डिसीजन बाइंडिंग है. कोई उसके अगेंस्ट या दूसरा कुछ डिसीजन नहीं दे सकता. सुप्रीम कोर्ट ने वो कुछ बोला तो पूरे इंडिया के कोर्ट्स पे वो बाइंडिंग होता है. तो वो बस एक फैक्ट अपने को इधर लिखना है. दीज आर द डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स. और यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे कि ये बाइंडिंग होते हैं हायर कोर्ट का लोअर कोर्ट पे. तो हम लिखेंगे डिसीजंस ऑफ हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स. ठीक है. तो ये हमारा और एक चीज बन गया इसमें. तीसरा सोर्स क्या है इसमें, तीसरा होता है कस्टम्स. प्रथाएं है, रूढ़ियां है जो चलती आ रही है सदियों से, कहीं पे लिखा नहीं, किसी ने बोला नहीं है. जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कस्टम्स का. जो भी अड़त का बिजनेस होता है, अड़त यानी क्या होता है, जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं तो वो अलग अलग जगह से आते हैं. किसी के पास 10 क्विंटल ऑनियंस है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 50 है. अब हर कोई ऑनियंस बेचने को बैठ जाएगा फार्मर्स, तो वो खेती क्या करेंगे. तो वो लोग क्या करते हैं, एक मार्ट होता है, एक मार्केट होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट. वहां पे सब तरह तरह के फार्मर्स आते हैं और अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक बंदे को बेचते हैं. उसको अड़तिया कहते हैं, अड़त. वो क्या करता है, अपफ्रंट पैसे दे देता है फार्मर्स को, कैश. तो फार्मर्स छूट जाते हैं, अपना पैसा लेके घर चले जाते हैं. और वो क्या करता है, उधर ही उस ऑनियन को स्टॉक नहीं करता अपने पास, इमीडिएटली उसी मोमेंट पे जितने भी लोग खरीदने के लिए आए, जैसे आपके लोकल मार्केट में आप देखते हो कुछ लोग 5 किलो 4 किलो ऑनियंस बेचने को लाते हैं, कुछ छोटे छोटे रहते हैं, देखो वो बैठते हैं लोकल वेंडर्स, वो वहां पे खड़े उनको बेच देता है. कुछ बड़े बड़े मॉल्स है, मॉल्स में भी तो आता है ऑनियंस और ये सब आता है, तो उनका कोई बंदा खड़ा है उसको बेच देगा. कोई शॉप वाला है उसको ऑनियंस चाहिए उसको बेच देगा, कोई रेस्टोरेंट वाला खड़ा है उसको बेच देगा, तो इमीडिएटली बेच देता है, स्टॉक नहीं करते. तो अड़द के बिजनेस में एक अनरिटन रूल चलते आ रहा है सालों से, अड़द का बिजनेस कैश में होता है. उसमें हम यूपीआई क्यूआर कोड जनरली नहीं चलता. अब देखो ये किसी के ऊपर बंधन कारक नहीं है. अगर मैं जाके उधर झगड़ता हूं कि मुझे ऑनलाइन ही पेमेंट चाहिए, तो पहले तो कि मैं
उस जगह पे कितना सही हूँ गलत हूँ ये मैटर ही नहीं करता, मैटर ये करता है कि मेरा काम होगा ही नहीं, क्योंकि वो चलते आ रही है, वो चीज वैसे ही चलते आ रही है। तो अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ तो कोर्ट बोलेगा कि भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है कैश लेने में, चलते आ रहा है सालों से, कोई इसमें इशू नहीं है, फ्रॉड नहीं है, तो ले लेना पैसे। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो, कोर्ट कुछ अलग भी बोल सकता है, बट दीज आर कस्टम्स। तो ये कहीं पे लिखे नहीं होते, तो हम लिखेंगे दीज आर अनरिटन रूल्स, दीज आर अनरिटन रूल्स जो कि सालों से चलते आ रहे हैं, विच हैव बीन फॉलोड, which have been followed since long period of time, since long period of time, and ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड, एंड जनरली accepted by court। चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज भी तो चलते आ रहा है सदियों से, अभी नहीं है लेकिन पहले था। चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम करवाना चलते आ रहा था, तो रूढ़ थी, प्रथा थी, करते थे लोग, लेकिन कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जनरली एक्सेप्टेड बाय कोर्ट ऑब्लिक लॉ, कोर्ट से भी बड़ी चीज है लॉ, लॉ कोर्ट फॉलो, कोर्ट लॉ को फॉलो करता है, तो लॉ ने भी एक्सेप्टेड होना चाहिए जनरली। So these are the first three things that I want to tell you, and last इसमें सोर्स है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। कोर्ट में मैं गया, बोला सर ये मिस्टर ए ने मुझे पागल बनाया, मुझे बोला 1 लाख रुपए रिटर्न करता हूँ, लेकिन मेरे से 1 लाख रुपए लिए और बोला 2 लाख देता हूँ, दिया ही नहीं सर। तो क्या कोर्ट बस मैंने बोला इसलिए ऑर्डर पास कर देगा क्या सामने वाले के ऊपर कि भाई हाँ हाँ तूने 1 लाख रुपए इसे लिए हैं और तू चोर है, उसकी बात भी तो सुनेगा। बोलेगा सर मैंने कभी पैसा लिया ही नहीं। वो बोलेगा सर मैंने पैसे लिए थे लेकिन मैंने 1 लाख रुपए उनको सही समय पे वापस दे दिए, मुनाफा नहीं हो पाया मुझे, नुकसान भी तो नहीं किया मैंने। तो कोर्ट कभी एक बाजू सुन के जवाब ये नहीं करेगा, हमेशा क्या करेगा, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी देगा बात करने की। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब ये कहीं पे लिखा नहीं है कि होना चाहिए, ठीक है, ये एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोल सकते हैं हम इसको। मतलब क्या कि सब तरीके से सही होना चाहिए, नेचुरली कोई चीज सही होनी चाहिए। जिसके ऊपर आप हाथ उठा रहे हो, मतलब सॉरी उंगली कर रहे हो कि इसने ऐसा किया, उसको एक मौका तो मिलना चाहिए खुद को बताने का। तो यहाँ पे आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस। तो वो एक लास्ट सोर्स है लॉ का, सिविल लॉ का, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। ये क्या है, फेयरनेस रहे, जस्टिस रहे, लॉ को सप्लीमेंट करे, लॉ को हेल्प करे, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। आप सर्च कर लेना गूगल पे, ये मिल जाएगा आपको, बहुत ज्यादा होते हैं ये और बहुत अच्छे होते हैं। मतलब दीज आर प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस विच सप्लीमेंट द लॉ, कायदे और कानून को जो सप्लीमेंट करते, हेल्प करते। तो ये वो चीजें होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने मुझे दिखता है वो ये है कि सर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविल लॉ। आइडियली जब मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिखा देता हूँ ना तो एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आगे वापस पीछे ना जाना पड़े। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविल लॉ, दिस इज आई गेस क्वेश्चन नंबर 6, राइट? या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविल लॉ, सिविल लॉ के डिफरेंट टाइप्स बताइए। दो तरीके के सिविल लॉ के टाइप्स होते हैं, एक होता है सब्सटैंटिव और दूसरा जो टाइप होता है सिविल लॉ का वो होता है प्रोसीजरल। ये क्वेश्चन जो है थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स बनाए गए हैं बेस्ड ऑन योर आईआरएफ, तो हो सकता है कभी पेपर में दिख जाए। जब भी कानून ये बातें करेगा, मैरिज एक्ट कैसे, मैरिज कैसे होना चाहिए, डिवोर्स कैसे होना चाहिए, प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या अग्रीमेंट करने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना चाहिए, सबके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो कोई भी कानून जब राइट्स ऑब्लिगेशंस लाता है हम जैसे इंडिविजुअल्स पे, कंपनीज पे, उसको सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लॉ होते हैं जो हमारे ऊपर कुछ लाते नहीं है, दे आर प्रोसीजरल लॉ। अगर आप किसी के ऊपर केस फाइल कर रहे हो, इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, तो कोर्ट बोलेगा इसका सबूत क्या है,
तो आप बोलोगे कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, तो क्या सीसीटीवी फुटेज जो है वो एविडेंस माना जाएगा कि नहीं जाएगा? इसके लिए कायदा है, कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, जब कोर्ट में कुछ गवाही चल रही होती है तो कोर्ट किस तरीके से काम करेगा, किसको सुनने का मौका देगा? अगर जज ने सिर्फ किसी ने 1 लाख की चोरी की और उसको फांसी की सजा सुना दी, तो ये सही है क्या? तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कैसे होनी चाहिए? ये वाले जो एक्ट होते हैं ना, इनको भी एक एक्ट होता है, इनको कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। तो हम लोगों के लिए जो चीजें बनती है, कंपनीज के लिए जो बनती है, राइट्स ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो सब्सटेंटिव, तो मेजॉरिटी लॉ सब्सटेंटिव होते हैं। प्रोसीजरल लॉ में इंडियन एविडेंस एक्ट, कोर्ट ट्रायल्स कैसे होंगे, ये सब जो चीजें होती है वो इसमें आती है। तो काफी आसान है लिखने के लिए, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है। तो हम लिखेंगे कि आइडियली सिविल लॉ के काफी टाइप्स है, बट 2 कैटेगरीज में बता सकता हूँ, हमको लिखना है, कॉन्टेक्स्ट हमको लिखेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ civil law. However, generally they are classified into 2 types. विज, सबसे पहला विज का मतलब होता है कि जब मैं कोई चीज बताने वाला हूँ अभी और तुम्हें विज लिखता हूँ, दैट इज सबसे पहला है सब्सटेंटिव लॉ। ये मैंने क्या बोला, इसमें हम जैसे इंडिविजुअल्स, कंपनीज और इनके ऊपर ऑब्लिगेशंस और राइट्स लगाए जाते हैं, और जैसे कि फैमिली लॉज हो गए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, तो ये सब इसमें आता है। तो हम लिखेंगे कि दिस इज द लॉ दैट गवर्न्स, या फिर हम कह सकते हैं कि दैट गवर्न्स ही अच्छा वर्ड रहेगा, दैट गवर्न्स राइट्स एंड obligations of individuals and organizations। फॉर एग्जाम्पल, इसमें पहला मैं आपको बताता हूं, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है लेकिन लिख देंगे, एंड, और एक लास्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा यहाँ पे, फैमिली लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, और एक लास्ट वाला एग्जांपल मैं देना चाहूंगा प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, दैट्स इट। और जो दूसरा टाइप है सर वो कौन सा है? दूसरा टाइप है सर हमारा एक सब्सटेंटिव है, जिसमें हम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आता है, दूसरा प्रोसीजरल पार्ट वाला होता है, दैट इज प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ में क्या होता है सर, बस प्रोसेस गवर्न हो जाते हैं। जब भी सिविल केसेस फाइल होंगे उसको कैसे हैंडल करना है उसके लिए प्रोसेस दिए जाते हैं। तो हम लिखेंगे दिस इज द लॉ दैट गवर्न्स, मतलब ये गाइड करेगा, ये डायरेक्ट करेगा, ये बताएगा कि जब भी सिविल डिस्प्यूट्स आएंगे तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। दैट गवर्न्स हाउ सिविल डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व, उसको सॉल्व कैसे करें ये वो बताएगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिखेंगे हम, एविडेंस एक्ट, कोर्ट ट्रायल्स, एक्सेट्रा, ये इसमें आएगा। so that is these are the 2 basic bifurcation जो हमको सही है और देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी, ये काफी बड़ा क्वेश्चन रहेगा अभी, तो पहले ही पेजेस क्रिएट करके रखता हूँ। तो ये क्वेश्चन है सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एसेंशियल एलिमेंट्स, इसके बिना हो ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। सो दिस इज माय क्वेश्चन 7। और बात यहां से बनती है सर, ये आएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, ये लेंगे तुम्हारे बड़े बड़े मार्क्स, और यहाँ पे आएगा कि हम इसको याद कैसे करें। तो याद कैसे करना है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तो हम बात कर रहे हैं कि लिखे कैसे। तो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको पढ़ लो, उसका आंसर पढ़ लो, उसको वापस अटेम्प्ट करो। पहले मैंने सोचा था रोज आपको होमवर्क दूंगा, बट क्योंकि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ पहले 4-5 दिन तो मैं आपको वही बोलूँ कि आप यही क्वेश्चन सब लिखो एंड मुझे सेंड कर दो, लेट मी चेक इट, जाने दो मुझे उसके थ्रू एक बार।
तो वीडियो देखो, वीडियो के बाद वापस फर्स्ट क्वेश्चंस देख लो और चारों के चारों क्वेश्चन खुद से लिखने का ट्राई करो एंड सेंड मी दोस्त। लेट्स हैव वैसा अप्रोच ट्राई करके देखते हो। सर एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो इनको समझाने से बेटर है मैं आपको इधर लिख लिख के एक एक चीज बताऊं। तो पहले तो एक सेक्शन 10 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जो कहता है कि जितने भी अग्रीमेंट्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पहले तो उसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए। मतलब फ्री कंसेंट मतलब जोर जबरदस्ती से हाँ नहीं बुलवाना है किसी से। कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, पागलबंदी के साथ, पागल इन द सेंस जो लुनैटिक है, कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि नॉट इन द मेंटल कंडीशन, ड्रंकार्ड है, पी के बैठा है, नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। आप मुझे गाड़ी दो, मैं आपको उसका मर्डर करके दूंगा, नहीं। कंसिडरेशन दोनों तरफ से लॉफुल और अच्छा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। हम दोनों ने बैटिंग लगाई है, तो बैटिंग बाय डिफॉल्ट इलीगल है। और वॉइड नहीं डिक्लेयर होना चाहिए। तो जैसे महाराष्ट्र में गुटखा एंड विमल ऑल दो स्टफ, गुजरात में लीकर, तो दीज आर बैन थिंग्स बाय लॉ। तो इसके लिए अगर आप कुछ भी अग्रीमेंट करोगे तो वॉइड होता है। तो ये चारों चीजें सही है तो हम कहेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स है। ये तो बातें की गई है, ये तो बताया गया है कानून में कैसा होना चाहिए, इसके अलावा भी कुछ बहुत जरूरी है। मैं खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मतलब दो पार्टीज होनी चाहिए, है ना। तो ये जो ये कहा लिखा था उन चारों चीजों में, तो ये जो चीजें हैं ये लिखी नहीं है, तो इसको भी हमें यहाँ पे लिखना है। तो लंबा आंसर बनेगा, तो बने रहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज आई विल राइट अबाउट सेक्शन 10। विल स्टार्ट विद दिस लाइक दिस, सी सेक्शन 10 of the Indian Contract Act 1872 states that, क्या लिखता है, an agreement, या फिर ऑल अग्रीमेंट्स कर लेते, चलो ऑल अग्रीमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहते हैं, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड। पहली कंडीशन क्या बोला सर मैंने, पहली कंडीशन में बोला फ्री कंसेंट, दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। और दो पार्टीज कैसे होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। दूसरा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी कंडीशन क्या बोली थी मैंने, कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए लॉफुल। तो फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए ना, फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट वॉइड नहीं होनी चाहिए सर, एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ये तो बताया है, ये तो हमें कायदे ने बताया है। तो वॉइड इसको अंडरलाइन करेंगे, फ्री कंसेंट को अंडरलाइन करेंगे, कॉम्पिटेंट को अंडरलाइन करेंगे, थोड़ा अच्छा करो, कॉम्पिटेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। कीवर्ड्स बनने जा रहे, अपने कीवर्ड्स बनते जा रहे। अब यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा ऑल्सो एसेंशियल एलिमेंट्स include the following, includes the following। तो एक एक चीज इसमें और भी आएगी, तो एक एक लिखना चीज लिखना शुरू करेंगे सर हम। तो पहला हम लिखेंगे ए, टू पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एक बंदे का एक बंदे के साथ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं, कैसे पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने लास्ट ईयर ये डिसाइड किया था कि 1 जनवरी से मैं जिम ज्वाइन करूंगा, मैंने किया नहीं सर, तो मुझे पेनल्टी लगा दो। अरे पॉसिबल ही नहीं है यार, वो कैसे पॉसिबल है बताओ मुझे। कोर्ट तो आपको बोलेगा यार तो तेरे नाम है क्या, पागल है क्या तू, आर यू मैड, दैट कैन नॉट हैपन, दैट इज बियॉन्ड व्हाट वन कैन इवन थिंक ऑफ। तो पहला आता है कि सर टू पार्टीज होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे देयर शुड बी
दो से ज्यादा कितने भी हो लेकिन दो होने चाहिए, देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक केस आ जाता है, एक केस हुआ था गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। वहां पे ऐसा हुआ था कि एक पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही थी, अपना बिजनेस बंद कर रही थी। तो बंद करते वक्त पार्टनरशिप ने क्या किया, अपने ही कुछ असेट्स जो थे वो अपने पार्टनर्स में बांट दिए। तो बांट दिए तो एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, सेल्स टैक्स ऑफिसर, बोल रहा था कि भाई आपने तो सेल किया है कोई चीज आपके पार्टनर्स को, तो टैक्स दीजिए। तो कोर्ट ने इस भाषा में बात की थी कि अगर मैं मेरे एक जेब से कोई चीज निकाल के दूसरे जेब में डालता हूँ तो क्या सेल होता है क्या, पागल। पार्टनरशिप में पार्टनर्स काम कर रहे थे, उन्हीं ने तो पैसे लगा के वो असेट्स खरीदे, वो असेट्स उनको वापस दे दिए, तो क्या सेल थोड़ी हुआ। तो वहां पे वो बोले कि सही नहीं बोल रहा है ऑफिसर, ऑफिसर को हटा दिया उन्होंने। यहाँ पे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वन कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। यहाँ पे मैं उस केस लॉ का बताना चाहूंगा उसके बारे में। केस लॉ का नाम था रमनलाल एंड कंपनी, जो ये थी वो पार्टनरशिप फर्म थी, एंड गुजरात गवर्नमेंट में ये हुआ था क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था ना वो, जिसने ये किया था। तो ये ऐसा साइटेशन बनेगा, गुजरात वर्सेस। सर केस लॉ लिखना मैंडेटरी है? बिल्कुल नहीं। मार्क्स कट होंगे, देखो अगर वो बहुत ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें अगर केस लॉ नहीं लिखोगे तो शायद मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन 2 मार्क 3 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन है, नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लिखेंगे हम गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी, लिखेंगे इन दिस केस, एकदम शॉर्ट में लिखेंगे हम। द कोर्ट, कोर्ट ने क्या बोला था कि बायर एंड सेलर एक नहीं हो सकते। ओके, इन दिस केस द कोर्ट decided that partners and partnership are not two separate entities, and thus assets given to partners on dissolution is not sale। ये कोई सेल नहीं है, ठीक है। देखो बड़ा क्वेश्चन है तो हमको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि असेट्स पार्टनर्स नॉट सेल, कीवर्ड्स आ गए मेरे कीवर्ड्स यहाँ पे बन जाते हैं। दूसरा, जब भी दो लोगों के बीच में कोई अग्रीमेंट है हो रहा है तो उन दोनों का इंटेंशन मैटर करता है, क्या वो उसको कानूनी तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं। तो मैंने मेरी अगर मतलब जैसे एक केस हुआ था बेल्फर नाम की फैमिली में। तो जो बेल्फर आदमी था, हस्बैंड था, उसने उसकी वाइफ बेल्फर सरने में, तो उसकी वाइफ को बोला मैं आपको हर महीने इतने पैसे दूंगा, और दिया नहीं। तो वाइफ चली गई कोर्ट में, कोर्ट ने बोला पागल है क्या भाई तू, ऐसे थोड़ी होता है। जब आप उसने देखो प्रॉमिस किया तो वो प्रॉमिस आउट ऑफ लव अफेक्शन था, लव अफेक्शन नहीं, प्रॉमिस आउट ऑफ सोशल एग्रीमेंट था कि दूंगा पैसे। उसने इसके लिए नहीं दिया पैसे, प्रॉमिस नहीं किया था कि अगर कल जाके कुछ इशू हो जाएगा तो हम कोर्ट में जाएंगे, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। तो सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है सर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें एकदम शॉर्ट में मैं लिखूंगा, शॉर्ट में नहीं मतलब अग्रीमेंट जो सोशल नेचर के हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हस्बैंड वाइफ वाले, ये सब इसमें कवर नहीं होते सर। तो हम लिखेंगे अग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सोशल नेचर एंड agreements between husband and wife, और अच्छा वर्ड यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते सर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
बेल्फर वर्सेस बेल्फर। होगा क्या, आंसर राइटिंग के दौरान ही मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको वो आंसर्स अपने आप याद होना शुरू हो जाएंगे। तो बेल्फर वर्सेस बेल्फर में हुआ क्या था, हस्बैंड promised to pay money to wife on monthly basis but failed to do so। तो ये क्या है, सोशल ऑब्लिगेशन है, नॉट इन्फोर्सेबल लॉ। दिस involved no intention to create legal relationship and thus not enforceable by law। ठीक है सर, थर्ड एलिमेंट बताओ अभी। थर्ड एलिमेंट क्या होता है, कुछ टेक्निकल चीजें होती है कंप्लीट करनी होती है, जैसे मैं आपके साथ आपकी लैंड परचेज कर रहा हूँ, आपको पैसे दे रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट हमारा अग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए। अग्रीमेंट अगर राइटिंग में नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आगे जाके वैलिड नहीं मानेंगे। तो अदर फॉर्मेलिटीज यहाँ पे लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे हम अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड कह सकते हैं इस वर्ड को, मैं थोड़ा वर्ड सोच रहा था, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड। तो क्या इसमें आ जाएगा, राइटिंग में होना चाहिए, फिर लॉ में उस टाइम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, जैसे पार्टनरशिप अग्रीमेंट रजिस्टर कर लो वगैरह। सो इट मस्ट बी इन राइटिंग if it required, it must be registered under law in force। मतलब लॉ इन फोर्स मतलब उस टाइम पे जब जो लॉ चल रहा है उसके अंडर रजिस्टर होना चाहिए। ओके, इसके बाद आ जाता है सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग, क्या बोल रहे हो, क्या ऑब्जेक्ट है, सर्टन होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिख सकते हो आप। ऑयल दे दो, सामने वाला 10 तरीके के ऑयल में काम करता है, आपके मॉडल के एग्जाम्पल है, तो चलेगा क्या, सिर्फ ऑयल दे दो बोलोगे नहीं, कौन सा ऑयल वो भी बताना पड़ेगा बेटा। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग तब लिखेंगे, अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वेग, वेग नहीं होना चाहिए, वेग यानी बुरा, मतलब दिखता नहीं, सही नहीं दिखता, इट मस्ट बी सर्टन। तो हम लिखेंगे अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वेग और indefinite and it must be certain। ठीक है, चार एलिमेंट तो हो भी गए। पांचवा है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो चीज आप करने के लिए बोल रहे हो पॉसिबल भी तो होनी चाहिए करने के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम ना हो जाएगा। आप बोल रहे हो गाड़ी दे दो, गाड़ी तो कब की खराब हो गई, अर्थक्वेक में टूट फूट गई। आप बोल रहे हो कि पेंटिंग करके दो, जिस जो पेंटिंग पेंटर है उसके हाथ टूट गए हैं, उसको कुछ इशू हो गया, हेल्थ इश्यूज है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबिलिटी पहले से हो सकता है कि इम्पॉसिबल है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको पैसे की बारिश करवा दूंगा, पहले से इम्पॉसिबल है। दूसरा बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है, वो अगले यूनिट्स में कवर हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि यार इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, सो इट शुड नॉट बी एन इम्पॉसिबल एक्ट। ठीक है, agreement should not involve any act which is impossible to perform। That's it, इतना ही इसमें आएगा। सर आगे, आगे भी है, ऊपर जो हमने 5 बोले ना, वो 5 यहाँ पे हमको वापस से इसमें लिखने हैं,
यहाँ पे लिखने हैं उसको वापस से, तो यहाँ पे हम सिक्स वाला से स्टार्ट करेंगे, सिक्स अगेन सेम सेम सेम। तो नेक्स्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। किसी ने ऑफर देना चाहिए, भाई मेरे को तेरी गाड़ी बेच, और सामने वाले ने हाँ भी बोलना चाहिए। तो यहाँ पे हम वही एकदम बेसिक शॉर्ट में हम लिखने वाले हैं यहाँ पे कि अग्रीमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। एक सही से ऑफर करोगे उसके एक्सेप्टेंस से अग्रीमेंट बनेगा। सेवेंथ होना चाहिए इसमें फ्री कंसेंट। फ्री फ्रॉम पांच चीजें होती है, कोअर्जन और बहुत सारा होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है। अगले यूनिट्स में सब कवर हो जाएगा, आपका मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, तो आगे कवर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ कंसेंट मस्ट बी फ्री, दैट इज फ्री फ्रॉम फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इन सब से वो फ्री होना चाहिए। एथ वन इज द कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर्स। मेजोरिटी एज होना चाहिए, 18 के ऊपर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब जब साइन कर रहे बात कर रहे तो पिया हुआ नहीं होना चाहिए अल्कोहल, लुनाटिक पागल नहीं होना चाहिए। कोई है जो कंटिन्यूअसली फ्रॉड करता है, कोर्ट ने बोला आज से तू अग्रीमेंट नहीं करेगा, आज से तू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ, ऐसा नहीं होना चाहिए बंदा। तो बस हमको वही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कैपेसिटी या फिर कॉम्पिटेंसी भी ठीक है, लिख कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। तो कॉम्पिटेंसी कैसे होनी चाहिए, हम लिखेंगे पर्सन्स competent to contract are as follows। कौन कौन, पहला इसमें ए, एज मेजॉरिटी का होना चाहिए, तो इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, दैट इज 18 years और अबाउ। दूसरा क्या मैंने बोला आपको, एज होना चाहिए, फिर लुनेटिक ड्रंकन नहीं होना चाहिए, मतलब साउंड माइंड का होना चाहिए, इज ऑफ साउंड माइंड, दैट इज नॉट ड्रंकन और लुनेटिक। थर्ड मैंने बोला कि इसको डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, इज नॉट, मैंने बोला ना बार बार फ्रॉड फ्रॉड करता है, तो कोर्ट ने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी कोर्ट या व्हाटएवर दैट इज। तो एक होता है एलियन एनिमी। एलियन यानी कोई भी जो भारत के बाहर का है ना, हमारे लिए एलियन होता है, लॉ की लैंग्वेज। तो अगर यूएस का बंदा है, यूएस के साथ इंडिया का कोई वॉर नहीं चल रहा है, तो इंडिया यूएस और इंडिया हमारे लिए यूएस का बंदा वुड बी एलियन फ्रेंड। लेकिन पाकिस्तान के साथ मान लो इंडिया का वॉर चल रहा है, ये डिक्लेयर्ड वॉर होना चाहिए, कोल्ड वॉर नहीं, डिक्लेयर्ड है, तो इस केस में उसको हम एलियन एनिमी कहेंगे। कॉन्विक्टेड मतलब किसी कानून के अंदर उसको सजा हो चुकी है कि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो कॉन्विक्टेड वगैरह ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। तो ये कैपेसिटी की बात हमने करी। नाइन्थ नंबर पे आ जाएगा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के ऊपर तो एक यूनिट है पूरा बात करने वाले, तब हम कंसिडरेशन मतलब कुछ तो मिलना वापस, मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ आप मुझे पैसे दे दो, समथिंग इन रिटर्न। तो कंसिडरेशन होना ही चाहिए, बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट हमारे इसमें नहीं आता, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। बिना पैसे के गाड़ी बेच रहे हो गिफ्ट मान लेंगे, इसमें नहीं आएगा, वो गिफ्ट टैग में चला जाए, इसमें नहीं आएगा। तो इट मीन्स समथिंग इन
रिटन, सो क्विड प्रो को भी कहते हैं लैटिन में, समथिंग इन रिटन। तो इट कैन बी राइट, इंटरेस्ट, एनीथिंग, बट हम लिखेंगे इट इज मस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, जो भी हम पैसे दे रहे हैं, जो भी हम काम करवा रहे हैं, जिसके लिए भी हम ये अग्रीमेंट कर रहे हैं, भाई वो ऑब्जेक्ट तो लॉफुल और लीगल होना चाहिए। आप इलीगल चीजों के लिए थोड़ी कर सकते हो। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, इसमें हम लिखेंगे इट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, कुछ भी अनलॉफुल इलीगल चीज इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। इसको और एक इसमें अच्छा लिख सकते हैं हम, इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कानून ने इसको बोल के नहीं रखा होना चाहिए कि ये चीज मत करो, चोरी मत करो, कानून में लिखा हुआ है, आप चोरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इलीगल हो गया। And the last essential element is not expressly declared to be void. महाराष्ट्र में लिखा हुआ है, अगर आप कोई भी अग्रीमेंट करते हो, टिम्बर मतलब ये प्रकार है, झाड़ ट्रीज का एक पार्ट होता है, टिम्बर है, चंदन है, चंदन सैंडलवुड, इन सब के लिए अगर आप कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी के साथ बिना गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करे, तो वो वॉइड होते हैं, इलीगल नहीं होते, वॉइड होते हैं। उसको कोर्ट कभी पकड़ेगा ही नहीं कि ये सही है। तो इसलिए हम लिखेंगे नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ ये सब चीजें मेरे क्लास में, कि कौन सी चीजें इलीगल है, कौन सी वॉइड है, और कौन सी मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यू नहीं, लेकिन इलीगल नहीं वो चीज। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वॉइड अग्रीमेंट जो होते हैं ना, आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कानून इसको किसी के ऊपर फोर्स ही नहीं करे। तो बस यहाँ पे वही आना चाहिए कि नॉट एक्सप्रेसली, एग्जाम्पल में लिख देंगे हम इलीगल एक्सेट्रा, दैट्स इट। दिस मच इज सफिशिएंट टू जस्टिफाई कि आपको वो चीज आती है जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है। है हमारा आज का, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। वॉइड एंड वॉइडेबल में डिफरेंस बताओ सर। वॉइड एंड वॉइडेबल में डिफरेंशिएट करो बोल रहा है, तो कर देंगे, इतनी थोड़ी बड़ी बात है, कुछ एकदम आसान है। तो पहले तो समझ लो कि वॉइड एंड वॉइडेबल होता क्या। मान लो ये दिन है जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके आगे कभी भी, जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन से लेके आगे कभी भी ऐसी कोई घटना घटती है जिसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म ही नहीं हो सकता, तो उसको हम कहते हैं वॉइड। जैसे 1 अप्रैल 17 को मैंने एक बंदे के साथ विमल यानी गुटखा सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 करोड़ का था कॉन्ट्रैक्ट। 10 जुलाई 17 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सर्कुलर लाया कि आज से महाराष्ट्र में विमल गुटखा आर इलीगल। तो इस दिन पे 10 जुलाई पे ये कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, इसके आगे ये काम नहीं करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको हम कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। वॉइड इस दिन पे भी हो सकता है, जैसे मैंने किसी के साथ इस दिन पे 1 अप्रैल 17 को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि तू मुझे तेरी कार दे दे जिसका नंबर है MH15XX1234। कॉन्ट्रैक्ट हमने किया सुबह 10 बजे, उसको पता ही नहीं मिस्टर बी को जिसकी ये गाड़ी है कि वो गाड़ी तो ऑलरेडी डूब गई, चोरी हो गई है, उसको आइडिया नहीं है। वो जब उसने बाहर लगाई थी गाड़ी 9:30 को, वो आया मेरे घर के इधर, उसने गाड़ी बाहर लगाई थी,
कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे हम और गाड़ी बाहर के बाहर चली गई, उसको पता ही नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बाय डिफॉल्ट जिस मिनट बना उस मिनट से ही वॉइड है, क्योंकि अब ये परफॉर्म ही नहीं हो सकता। तो इसलिए वॉइड का डेफिनेशन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सिबिलिटी चली जाएगी उस वक्त जब वो वॉइड हो जाता है, या फिर उल्टा, एक कॉन्ट्रैक्ट तब वॉइड होता है जब उसकी एनफोर्सिबिलिटी चली जाएगी। इसलिए इंग्लिश में देखो ऐसा कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कानूनी तरीके से एनफोर्स करना, फोर्स करना रुक जाता है, वो वॉइड हो जाता है उस मिनट जब उसकी एनफोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। वॉइडेबल दूसरा होता है, इस दिन पे मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 1 अप्रैल 2017 को, मुझे 10 करोड़ के लिए विमल गुटखा चाहिए, मैं आपको पैसे दूंगा। ड्यूरिंग द पीरियड बहुत बार आप मुझे डिलीवरी डिले कर देते हो, मैं आपको पैसे डिले कर देता हूं देना। तो ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो सामने वाला बोलता है मैं जाऊंगा कोर्ट में, मैं कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करवा दूंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है टाइमली पेमेंट होगा तो ही डिलीवरी करेंगे। या फिर जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, उस दिन पे क्या कह सकते हैं, मुझे आपने फोर्सफुली मेरे से हाँ बुलवाया था, मुझे नहीं करना था ये बिजनेस लेकिन आपने फोर्सफुली बोला हाँ बोल, क्योंकि हो सकता है कि आपको मेरे नाम पे करना है। अब बाद में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं उसमें, और लीगल भी है, इशू थोड़ी है, विमल गुटखा इलीगल नहीं है, मान लो राजस्थान में चल रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, महाराष्ट्र में तो बैन है, तो राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रॉब्लम नहीं, लीगल है। बस मेरा मन बदल गया तो मैं अभी उसको उसके ऊपर कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे कुछ करना चाहिए इसके ऊपर, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट मेरी बात सुनेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार करा देगा। तो वॉइड में ना किसी के पास ऑप्शन नहीं होता, वॉइड हो गया सो हो गया। वॉइडेबल में जिसको इशू है ना, जिस पार्टी को प्रॉब्लम है, उसके पास राइट होता है, ऑप्शन होता है कि कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार कराया जाए। ये डिफरेंस। तो आइडियली आंसर राइटिंग में मैंने इतना नहीं एक्सप्लेन करना चाहिए, बट मैं नहीं चाहता हूं कि आप पीछे पढ़ो। तो यहाँ पे अब मेरे पास कोई बेसिस नहीं है लिखने के लिए, इसलिए मैं बेसिस का कॉलम नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ पे सीधा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, 5 पॉइंट मेरे को लिखने हैं। किसी भी इसमें याद रखना 5 पॉइंट्स मैंडेटरी होते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे, पहला पॉइंट यहाँ पे, पहला पॉइंट मैं लिखूंगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स का, मुझे याद है सेक्शन 2 क्लॉज जे, लिखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट तब वॉइड हो जाता है जब उसकी एनफोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट विच, वन हटा देता हूं, विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ, या फिर विच, सॉरी इसको उल्टा फ्रेम करते रहो, सेक्शन 2 जे नहीं करेंगे, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज जे, contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। ठीक है, बस हो गई इतनी लाइन ऐसी। वॉइडेबल मैंने क्या बोला, किसी के पास और ये होता है, वॉइड एंड वॉइडेबल आगे पीछे होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा एज पर सेक्शन 2 आई, वॉइड जे होता है तो वॉइडेबल आई होता है। तो कोई एक बंदे के पास ऑप्शन होगा कॉन्ट्रैक्ट को रोकने का, रेपुडिएट करने का। ठीक है, तो हम लिखे एज पर सेक्शन 2 आई voidable contracts can be repudiated, repudiated यानी कैंसिल करना, void करार करा देना, at the will of one or
मोर पार्टीज, लेकिन सबके हाथ में नहीं होता, एक पार्टी के हाथ में नहीं होगा, एक पार्टी के हाथ में ही होगा। तो जिसको फोर्स है, जिसको इशू है, वही कैंसिल करवा सकता है। तो एट वन और मोर पार्टीज बट नॉट अनदर, या फिर नॉट अदर, अदर्स करते बट नॉट अदर ऑब्लिक अदर्स, यही तो मेन डिफरेंस है। फिर वॉइड में क्या आता है, वॉइड कोई कोई भी कितनी भी दिमाग चला, इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते, ये खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई, तो इसको हम लिखेंगे नॉट एनफोर्सिएबल बाय एनी पार्टी। इसमें एक बंदा क्या कर सकता है, उसको चला भी सकता है, उसको बंद भी कर सकता है। तो एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, ठीक है। फिर डिजायर जो होता है, इसको अफेक्टेड पार्टी भी कहते हैं, इसको जिसको नुकसान हुआ है, जिसको जबरदस्ती इसका हाँ बुलवा के लिया है, वो सब इसमें आता है। तीसरा पॉइंट, वॉइड जो होता है ना, आइडियली हमेशा नहीं, आइडियली वॉइड स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, बिगिनिंग से ही वॉइड होता है, वॉइड अब इनिशियो होता है आइडियली। 100% केसेस में ऐसा होता है, लेकिन आइडियली ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। इट इज वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, इट इज वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। लेकिन वॉइडेबल में ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग में वैलिड होता है, इट इज वैलिड इन बिगिनिंग बट सब्सिक्वेंटली वॉइड हो सकता है, बट सब्सिक्वेंटली डिक्लेयर्ड वॉइड। बस 2 पॉइंट और है, रोक लीजिए खुद को, 2 पॉइंट है छोटे छोटे। अग्रीमेंट वॉइड है ना, तो उसके एग्जांपल्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने इलीगल विदाउट कंसिडरेशन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड ही रहेगा। लेकिन वॉइडेबल का क्या रहेगा कि किसी को मैंने फोर्सफुली किसी से हाँ कहलवाया है, एंड अभी आगे जाके उसको लगता है कि यार मैं जाता हूँ कोर्ट में, तो दैट इज वॉइडेबल का एग्जाम्पल। एंड हमेशा याद रखना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए उसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते। वॉइडेबल को हम परफॉर्म कर सकते हैं अगर जिसको इशू हुआ है, जिसको प्रॉब्लम हुआ है, जिसको अफेक्टेड पार्टी है, वो कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, इफ agreement is without consideration, यहाँ पे एग्जांपल क्या आएगा, इफ consent is obtained using coercion, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इसमें मैंने जो आपको बोला वही आएगा कि void contracts can never be executed, लेकिन यहाँ पे voidable contracts can be executed at the option of affected party। जिसको इशू हुआ है, अगर वो कुछ बोलता नहीं है, तो इस केस में हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो विद दिस हमारा आज के भी चारों क्वेश्चंस हो चुके हैं। प्लीज राइट देम डाउन एंड यू कैन सेंड मी इट ओवर। मेरे 2 व्हाट्सएप नंबर है, 922 अच्छे से लिखता हूँ, 9226138 606, इस पे आप भेज दीजिए। आई विल चेक इट एंड आई विल रिपोर्ट बैक। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।